Hello everyone, welcome you all again to the दृष्टि बैंकिंग प्लेटफॉर्म। और आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है स्केड्यूल्ड वर्सेस नॉन स्केड्यूल्ड बैंक या अनस्केड्यूल्ड बैंक। अच्छा, ये बैंक तो ठीक है, पर ये स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड ये नया टर्म कहां से आ गया? तो देखो यार, ये भी एक टर्म एग्जिस्ट करता है जो हमें पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं कि स्केड्यूल बैंक क्या होते हैं, नॉन स्केड्यूल बैंक क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कैसे ऑपरेट करते हैं। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, इतना तो हम अपना कॉमन सेंस लगाते हैं कि स्केड्यूल्ड बैंक है तो मतलब कुछ तो खास होगा इसमें। क्या खास होगा कि भाई इसका कुछ तो बेनिफिट मिलते होंगे। अब नॉन लगाए उसके आगे, दैट मीन इनको थोड़े कम बेनिफिट मिलते होंगे, इतना हम अपना कॉमन सेंस से भी समझते हैं। लेकिन क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं, वो सब समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम सबसे पहले तो ये समझेंगे, आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आरबीआई हमारा सबसे बड़ा बैंक है, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था। 1934 में ये एक्ट आता है और कोई भी एक्ट अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का एक्ट है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी एक्ट को प्रिपेयर करती है तो उसमें वहां पर उस टाइम पे वर्ड्स ऐड किए जाते थे स्केड्यूल्स। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्केड्यूल्स होते हैं, हम जो भी एक्ट प्रिपेयर करते हैं ना, उस पर क्लॉजेस वर्ड यूज ना करके हम लोग ऐसे एक्ट्स के लिए स्केड्यूल वर्ड डालते हैं, जैसे स्केड्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस एक्ट के स्केड्यूल नंबर 2 में, स्केड्यूल नंबर 2 याद रखना होगा, स्केड्यूल नंबर 2, इस एक्ट के स्केड्यूल नंबर 2 में जो भी बैंक्स रजिस्टर्ड है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स। जिसकी जैसी प्रोनाउंसिएशन है वैसे बोल सकता है, पर इसे हम कहते हैं स्केड्यूल्ड बैंक्स। अब ये बैंक्स ठीक है भाई, इसको हमने स्केड्यूल 2 में डाल दिया, लेकिन कुछ क्राइटेरिया भी तो होगा इसका कि ऐसे ही किसी भी बैंक को थोड़ी इंक्लूड कर देंगे। तो यस, देयर इज अ क्राइटेरिया। इसके लिए यहां पर एक क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। क्या क्राइटेरिया फॉलो होता है? सबसे पहले जो भी बैंक को, देखो यार, आपको कोई भी बैंक बनाना है देश में, आरबीआई से लाइसेंस तो लेना ही होगा, ठीक है। चाहे वो शेड्यूल्ड हो, चाहे वो नॉन स्केड्यूल्ड या अनस्केड्यूल्ड हो, आरबीआई से लाइसेंस सभी लेंगे। अब जो ये बैंक है, यहां पर क्राइटेरिया उसके लिए क्या रहता है? सबसे पहला, जो भी बैंक होगा उसकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। उस बैंक के पास क्या होनी चाहिए? रिजर्व्स होनी चाहिए, ठीक है। ये फिक्स है कि पेड अप कैपिटल भी होगी और रिजर्व्स भी होंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो भी पर्टिकुलर बैंक आप इस वाले क्राइटेरिया में डाल रहे हो, उस बैंक का यहां पर सॉल्वेंट और लिक्विडिटी भी उसके पास होनी चाहिए। सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब ये वाला क्राइटेरिया किसने बनाया है? ये दोनों बनाए किसने हैं भाई? आरबीआई ने। आरबीआई ही अपने हिसाब से क्राइटेरिया को चेंज कर सकती है, इंक्लूड कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री। अपने कंट्री में जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ये पूरे क्राइटेरिया चेंज किए जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास बेनिफिट्स तो अभी हम पढ़ेंगे। क्राइटेरिया सबसे पहले समझ रहे हैं कि कोई भी बैंक है वो स्केड्यूल में तब जाएगा जब उस बैंक को यहां पर इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया होगा, इस वाले क्राइटेरिया में, ठीक है। तो उसके पास यहां पर अपनी कुछ लिक्विडिटी होनी चाहिए, एक्विडेट अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में लिक्विड भी होना चाहिए उसके पास, सॉल्वेंसी भी होनी चाहिए, अपने रिजर्व्स होनी चाहिए, अपनी कैपिटल होनी चाहिए, तभी उस बैंक को आप स्केड्यूल्ड बैंक में रजिस्टर करते हो, ठीक है। अब मान लीजिए स्केड्यूल बैंक पे रजिस्टर हो गया, पर्टिकुलर बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स है उसी में यूजुअली रजिस्टर होते हैं। तो कोई भी बैंक अगर रजिस्टर हो जाता है तो उसको यहां पर क्या प्रोवाइड होते हैं? बेनिफिट्स। अब ये बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसी पर तो सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आरबीआई ने किसी बैंक को स्केड्यूल्ड बैंक में डिक्लेयर करवा दिया है तो उसको बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे पहला बेनिफिट उसको मिलता है, उसको एक्सेस मिलता है किसका? जो भी आरबीआई की फैसिलिटीज होती हैं। अब आरबीआई की फैसिलिटीज से मेरा मतलब है कि जितने भी प्रकार की आरबीआई का, मान लीजिए लो क्रेडिट देती है कभी आरबीआई, वो फैसिलिटी हो गई, या कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है, वो सारी फैसिलिटीज किसको मिल जाती है? उस पर्टिकुलर बैंक को मिल जाती है, ठीक है। तो जो भी आरबीआई की फैसिलिटीज हैं, चाहे वो लो कॉस्ट की क्रेडिट की फैसिलिटी है, वो भी इनको मिल जाएगी। तो इस तरीके की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो ये सब कुछ यहाँ पे लेने के लिए
एलिजिबल होते हैं, राइट। उसके बाद अगर कोई भी जो बैंक है वो स्केड्यूल्ड बैंक है तो ऑब्वियसली लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उस पर बिल्कुल बढ़ेगा। हम लोग भी वहां से लोन लेना प्रेफर करेंगे ना, जो है आरबीआई की गाइडलाइंस में आता है, आरबीआई के पास अपना सीआरआर और एसएलआर चीजें जैसी जो है वो पूरा बना के रखता है, सीआरआर डिपॉजिट करता है, अपने पास एसएलआर रखता है, तो हम भी उसी से लोन लेना पसंद करेंगे ना। तो ऑब्वियसली उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी एनहांस हो जाएगी और अकाउंटेबिलिटी भी एनहांस हो जाएगी, क्योंकि हम लोग वहां पे लोन लेना प्रेफर करेंगे। एंड जो बैंक है वो कहां से अपना बेनिफिट कमाते हैं, लोन से। लोन ले देते हैं और फिर उसी पे जो इंटरेस्ट आता है उसी से ही तो बैंक्स अपने खर्चे और सारी चीजें चलाते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं अपना। तो वो सब चीजें तभी हो सकती है जब वो बैंक, मतलब ज्यादातर यूजुअली ऐसा ही रहता है कि वो बैंक जो है वो स्केड्यूल्ड बैंक में रजिस्टर्ड हो, राइट। तो स्केड्यूल्ड बैंक के रजिस्ट्रेशन के बाद ये सब चीजें होती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, ये सब पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि अच्छा ये बैंक तो हमारे रजिस्टर्ड हो गए, सही बात है। तो इसका ये मतलब है कि जो भी बैंक यहाँ पे रजिस्टर्ड है वो स्केड्यूल्ड है, जो स्केड्यूल 2 में आता है। तो बाकी जो नॉन स्केड्यूल्ड है वो इसका मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप क्या आ सकते हैं ना दिमाग में, पर ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक बने हैं A to Z बैंक आरबीआई के बिना तो बन नहीं सकते। आप जानते हो आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल बैंक, ठीक है, वो पूरे बैंक का बाप दादा सब कुछ है ना। तो अब वो बैंक जो भी है वो सब उसके साथ रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो स्केड्यूल्ड बैंक है चाहे वो नॉन स्केड्यूल्ड है, सब आरबीआई से रजिस्टर्ड है। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस ये आ गया है कि ये वाले बैंक जो है ना वो स्केड्यूल 2 के तहत तो भी रजिस्टर्ड है, बस भी वर्ड भी याद रखना, ठीक है। वो स्केड्यूल 2 कौन सा, जो आरबीआई एक्ट है ना अपना 1934 वाला, जिसके तहत आरबीआई बना, जिसके तहत हम कहते इतने बड़े बैंक है, ये वो सब बातें जो करते हैं, तो वो इसके तहत है, ठीक है। अब ये जो है ना नॉन स्केड्यूल्ड, ये भी आरबीआई से ही लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन बस इसमें नहीं आते क्योंकि वो उतने बड़े पेड अप कैपिटल नहीं है, उतने रिजर्व्स नहीं है उनके पास। आप यूं मान सकते हो कि वो छोटे बैंक है, ऐसे याद कर सकते हो कि वो बहुत बड़े एरिया को केटर नहीं कर रहे, वो एक छोटे मोटे एरिया में, एक रीजनल एरिया में काम कर रहे हैं। एक होती है बड़ी कंपनी, एक होती है छोटी कंपनी, समझ गए ना डिफरेंस, बस उस तरीके से याद कर लो इसको। बाकी सारे बैंक तो रजिस्टर्ड होंगे, वरना तो खोलेगा ही नहीं ना भाई, आरबीआई लाइसेंस नहीं देगा तो बैंक कैसे ऑपरेट कर सकता है। तो डिफरेंस ये वाला याद रखना है, बेसिक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इससे सिंपल टॉपिक कुछ नहीं है। बस कुछ नहीं करना, क्या याद करना है कि आरबीआई एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहिए और ये क्राइटेरिया पे यार बहुत बार क्वेश्चन आया, अपन नहीं स्किप कर सकते, कि ऐसा बैंक जिसके पास अपनी खुद की कैपिटल है, अपने रिजर्व्स में, अपनी लिक्विडिटी है, वो अपनी डिक्लेयर कर सकता है सॉल्वेंसी, सब कुछ उसके पास है, तो वो एक स्केड्यूल बैंक हो गया। उसके अलावा जो बच गए वो सारे दूसरे हो गए, ठीक है। अब जो भी ऐसा बैंक हो जाएगा उसको बेनिफिट याद करने पड़ेंगे कि उसको बेनिफिट मिलते हैं आरबीआई की सारी फैसिलिटीज, ठीक है। और उसके बाद वो आरबीआई जो है, आरबीआई के पास अपना सीआरआर हम लोगों ने आरबीआई के टॉपिक में पढ़ा है ना, आरबीआई की, देखो ये सब टॉपिक पढ़ने से पहले आरबीआई जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आरबीआई की हिस्ट्री और अपनी जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी है, वरना फिर समझ नहीं आएगा सीआरआर क्या होता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है पूरी, वो मैंने पूरी एक्सप्लेन की हुई है वीडियोस में बहुत ज्यादा डीपली। तो मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ लोगे तो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ सब क्लियर हो जाएगा। तो सीआरआर इज बेसिकली व्हाट, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने नहीं समझा है, वो होता है कैश रिजर्व रेशो, जो एक पर्टिकुलर बैंक को आरबीआई के पास रखवाना होता है एक अमाउंट, उसे कहते हैं सीआरआर, ठीक है। तो आप स्केड्यूल्ड होंगे तो वो वहां पे भी डिपॉजिट कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्केड्यूल्ड बैंक और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक का मीनिंग, ठीक है। तो स्केड्यूल्ड बैंक क्या हो गए, डिफरेंस समझ में आ गया सभी लोगों को बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है भाई। तो ये है इनका क्राइटेरिया यहाँ पर। तो बैंक जो है इसकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, रिजर्व्स होनी चाहिए यहाँ पर, और उनको यहाँ पर जो है सीआरआर होना चाहिए, और उनके ऊपर पूरी नजर कौन रखता है, आरबीआई। वैसे सभी बैंक पे रखते हैं पर इन पर भी रखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कौन से बैंक्स पे यहाँ पे नजर रखी जाती है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं अगर इसमें। तो देखो यार, अपन अगर मैं बैंकिंग स्ट्रक्चर की अपने इंडिया में बात करती हूँ, एक बेसिक तौर पर समझते हैं, इस वीडियो में छोटा सा समझेंगे और डिटेल में भी समझेंगे। हमारे देश का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक कौन सा है, वो है आरबीआई। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आरबीआई, है ना, वो तो सेंट्रल बैंक है ही अपना। उसके अलावा अपने आते हैं स्केड्यूल्ड बैंक्स, है ना। ये स्केड्यूल्ड बैंक कौन से टाइप के हो सकते हैं भाई, ये कॉमर्शियल भी हो सकते हैं
और ये कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं भाई? कॉमर्शियल बैंक्स अपने प्राइवेट बैंक है ना, बहुत से प्राइवेट बैंक चलते हैं, पब्लिक बैंक चलते हैं देश में, और फॉरेन बैंक भी चलते हैं अपने देश में। ऐसा नहीं है कि फॉरेन बैंक नहीं आते हैं। ठीक है, फॉरेन बैंक है, मैं यहां लिख रही हूं बाकी की और अपने देश में, और पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक की आपको एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी अबाउट द पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होते हैं उस वीडियो को जरूर देखेंगे सभी लोग कि पेमेंट बैंक क्या है, क्योंकि उस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिसेंटली न्यूज में भी बहुत रहा है। तो पेमेंट बैंक की वो वीडियो सभी ने देखनी है। आई इंसिस्ट ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पेमेंट बैंक हो गया यहां पर। उसके अलावा आपने एक और जरूर सुना होगा, रीजनल रूरल बैंक्स। अब आरआरबी कहते हैं इनको, रीजनल रूरल बैंक्स। ये आरआरबीज क्या होते हैं? ये रीजनल रूरल बैंक एक पर्टिकुलर रीजन में एस्टैब्लिश किए जाते हैं, और इन बैंक्स को भी अपन आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बैंक और है, फॉरन लिख लिया बिल्कुल। अब आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। ये सारे बैंक्स जो रजिस्टर्ड हैं इन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में डालते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने सुना होगा, काफी फेमस है। ठीक है, तो ये भी हम डिटेल में कवर करेंगे कि क्या मीनिंग होता है इनका। तो इस तरीके के बैंक्स को जो है, अगर हम एक मोटे तौर पे ओवरव्यू ले हमारे इंडिया के बैंकिंग स्ट्रक्चर का, तो वो ऐसे हैं। डिफरेंस क्या है वो धीरे धीरे करके आपको हर एक वीडियो में क्लियर किया जाएगा कि कैसे कैसे इन बैंक्स का सिस्टम चलता है। तो इस तरीके से हमारे देश में शेड्यूल्ड बैंक रन करते हैं। एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, इसको भी हम एक अलग वीडियो में डिटेल में समझेंगे। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होते हैं जो कि यहां पर एक स्टेट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और मल्टी स्टेट भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स का मिला के भी हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे जो नॉन स्केड्यूल्ड हैं उनमें भी सेम चीज चलती है। ऐसा नहीं कि नॉन स्केड्यूल्ड में ये सब नहीं होता, सब कुछ सेम चलता है। वो भी कॉमर्शियल हो सकते हैं और वो भी कोऑपरेटिव हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि भाई वो स्केड्यूल 2 में है या नहीं है। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं, ज्यादा जो है इधर उधर की चीजें नहीं ऐड करनी है, ज्यादा फैक्ट से लोड नहीं करना है, खुद को बेसिक रखना है, टॉपिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ये है इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर आज के टाइम पे, राइट। और यही आपको एग्जाम के लिए भी याद करके जाना है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुई होगी, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस को समझा है, स्केड्यूल्ड वर्सेस नॉन स्केड्यूल्ड को। स्केड्यूल्ड बैंक जो कि किस में रजिस्टर्ड होते हैं ये याद करना है, क्राइटेरिया, बेनिफिट और थोड़ा सा स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नहीं आएगा, स्ट्रक्चर तो हमने अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए समझा है, क्योंकि वैसे भी हम इस देश के नागरिक हैं, हमको बैंकिंग कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आज के टाइम पे बैंकिंग आना बहुत जरूरी है, डिजिटल हो गया है इंडिया और बहुत सी चीजें आगे चल के ऑटोमेट हो जाएंगी, तो वी शुड नो अबाउट द बेसिक चीजें, राइट। सो ये था बेसिक डिफरेंस, राइट। इससे भी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।